एक बारी देखो मेरी स्क्रीन शेयर होगी क्या, प्रॉपर दिखाओ। हाँ जी, हो गई। चलो ठीक है। तो बेसिकली आज जो हम काम करेंगे एसएपी के अंदर वो है कि हमने अपना वेंडर की इनवॉइस कैसे बनाना है, यानी कि वेंडर तक हमारा बन गया। वेंडर के बाद हम इनवॉइसिंग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इनवॉइसिंग बनाने के लिए FB60 होता है, यानी कि अगर हमें परचेज़ की एंट्री पास करनी है, वेंडर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने हैं, तो FB60 एक टी कोड होता है। जैसे आप FB60 एक टी कोड यूज़ करते हो तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुल जाती है। देखो, एक सेकेंड ज़रा होल्ड करना। क्लास चल रही ना फिर। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। ठीक है, अब मैं एक वेंडर की एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले FB60 में हम वेंडर इनवॉइस करते हैं, राइट। वेंडर का मतलब होता है कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं। तो FB60 में वेंडर की एंट्री कैसे पास करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करना है जो आपने बना रखा है। जो वेंडर हमने क्रिएट करा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखो सर्च बॉक्स दिखेगा, अपना वेंडर यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना। ऐसे वेंडर आ आप ये जाएंगे। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ? अब मैंने तो रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, अगर आपको भी करना आप भी कर सकते अच्छा, हैं। लगा रखा है ना, ठीक है, आपने लगा रखा है ना, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से वेंडर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डेट आ जाएगी, किस डेट को हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो हम जैसे आज की डेट को डाल रहे हैं, अमाउंट डालने की कितने रुपये से अमाउंट हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग परचेज, ऐसे बीइंग परचेज गुड। और देन आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा GL अकाउंट, यहाँ पे क्या चीज़ परचेज़ करें वो डेबिट में डाल जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला हम जो परचेज़ कर रहे हैं परचेज़ से रिलेटेड है, या कोई बिल्डिंग डाल सकते हो जिसको परचेज़ करो, अमाउंट डाल दो यहाँ पे 18900। तो जनरली हम जो हम वेंडर की एंट्री पास करते हैं FB60 में, क्या एंट्री पास होती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ऑटोमेटिक आपका वेंडर क्रेडिट होता है। तो परचेज आपका डेबिट साइड होता है, वेंडर क्रेडिट साइड होता है ऑटोमेटिक। जिस डेट को आप एंट्री पास करो वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, कितने रुपए की एंट्री पास करो वो यहाँ पे आ जाएगा। और देन यहाँ पे जाके इसको हम एंट्री बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। राजेश, आपको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक वेंडर की एंट्री है, राइट। तो AC के अंदर वेंडर की एंट्री कैसे पास होती है, समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गई। अब देखो, जब ये एंट्री पास हो जाए इसके बाद आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट करने के लिए वही प्रोसेस जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि FB50 में चले जाओ, किसको पैसे देने, पहले डेट डालो किस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो, इस डेट को कर रहे हो। एक एक फील्ड डेबिट होगी, दूसरी फील्ड क्रेडिट होगी। कितने रुपए से डेबिट होगी, मैंने बोला ये है 18900, ये अमाउंट 18900। और यहाँ पे अपना वेंडर डाल देना। तो जो भी आपका वेंडर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरा वेंडर है, मान के चलो ये मैंने अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया। चलो ये मैंने अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा वेंडर हो गया जो डेबिट, सॉरी, हाँ, जिसको पेमेंट कर रहे हैं और किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू। ये एंट्री बन गई। तो वेंडर को पेमेंट ऐसे करनी है, किस डेट को कर रहे हैं, कितने रुपए की कर रहे हैं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ जी। FB60 और FB50 की ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दी है। तो AP का तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब जो आज हम सीख रहे हैं उसका नाम है AR, अकाउंट रिसीवेबल, राइट।
अब ए आर होता क्या, देखो जैसे आपने ए पी की एंट्री पास करी ना, सेम ए आर भी होता है। ए आर में और ए पी में कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप प्रॉपरली ट्रांजेक्शन करोगे, समझोगे, सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सेम टू सेम है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एपी की शीट मैंने आपको दे दी ना। हाँ जी, दे दिया आपने। ओके ठीक है, अब देखो ए आर की शीट दे देते हैं आपको। देखो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको वेंडर बनाना सिखा ही रखा है, जैसे वेंडर बनाया ऐसे अब आपने अपने कस्टमर बनाने। देखो कैसे दिखाता हूँ। जैसे पहले आपने OBD3 से 3 वेंडर बनाए थे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। ऐसे आपने OBD2 से कस्टमर बनाने हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वन टाइम। फिर XDNO से आपने नंबर रेंज बनाने हैं और OBAR से असाइन करना है, सेम एज इट इज़ AP। जैसे AP के अंदर आपने टी कोड यूज़ करा था, OBD3 वेंडर बनाए थे, यहाँ पे आपको अभी भी बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस होगा। देखो OBD2 डाला, SAP में आ जाता हूँ, OBD2 टी कोड डाला। अब यहाँ पे अपने कस्टमर बना दो, ये कस्टमर के लिए। तो कौन से कस्टमर बन गए, जैसे मैंने बना दिया KML1, तो ये हो गया डोमेस्टिक कस्टमर। यहाँ पे वही कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करना, अकाउंट मैनेजमेंट पे डबल क्लिक करना, रिकन्सिलेशन को रिक्वायर्ड कर देना, सेव कर देना। तो जो बीपी में रिकन्सिलेशन आता है ना रिक्वायर्ड वाला, वो यही तो आता है। तो रिक्वायर्ड क्योंकि हमने मैंडेटरी फील्ड कर दी है, तो एक डोमेस्टिक भी बन गया। ऐसे दूसरा बनाना है KML2, ये मैंने लिख दिया इंटरनेशनल कस्टमर। यहाँ पे अगेन कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करेंगे, अकाउंट मैनेजमेंट पे करेंगे, रिकन्सिलेशन को रिक्वायर्ड कर देंगे। और सेम हमने एक और बनाना है KML3, जो हो गया वन टाइम कस्टमर। जब वन टाइम बनाते हैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो AP के अंदर तो सेम बनाया था ना हम लोगों ने, हेलो। हाँ जी, सेम बनाया था। हाँ तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ये डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। मैं तो और स्टूडेंट को ऐसे बोल देता हूँ कि आप ऐसे बना लेना, बट फिर भी मैं आपको प्रॉपर सिस्टम पे करके दिखा रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से क्रिएट करना। तो हमने एक ग्रुप बना लिया, राइट, KML के नाम से। अब हम उनके लिए क्या बनाएंगे, नंबर रेंज बनाएंगे, XDN1। तो वही XDN1 सेम है। देखो API में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है। जैसे आप XDN1 यूज़ करोगे, टी कोड ये आपके पास विंडो खुल जाएगी। इसमें से कौन सी नंबर रेंज आपको यूज़ करनी है वो आप देख लो। यहाँ पे से बहुत सारी नंबर रेंज है। तो जैसे मैंने बोला मेरे को चाहिए 50, देखो कितनी बड़ी नंबर रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कुछ बनी भी नहीं है, 0 है। तो मैं 50 को यूज़ कर लूँगा, तो मेरी नंबर रेंज हो गई 50। अब इसको असाइन कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है OBAR, तो OBAR में यहाँ पे असाइन कर लूँगा। ठीक है, OBAR टी को डाला मैंने, पोजीशन पे क्लिक करा, तो KML1 ये है मेरा वेंडर 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, इसके लिए नंबर रेंज 50, इसके लिए नंबर रेंज 50, इसके लिए नंबर रेंज 50, और यहाँ सेव कर दिया। देखो तो मैंने अपने तीनों वेंडर KML1, KML2, KML3 को नंबर रेंज के साथ असाइन कर दिया। तो समझ में आया कि नहीं आया दोनों को? हाँ जी, आ गया। देखो यहाँ तक कुछ लग रहा है आपको कि AP और AR में कुछ फ़र्क है? नहीं, सेम ही है पूरा। सेम ही है, बट मैं फिर भी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ही ना आए। और अगर किसी का AP फिर भी नहीं क्रिएट हुआ तो इस वाले सेशन को देखो और अच्छे से समझ जाएगा, जब मैं पूरा ही बना लेगा। अब हमने DUCF से नंबर रेंज देखनी है। तो DUCF एक की कोड डालो, यहाँ पे इंटरवल्स पे क्लिक करो। अब इसमें से नंबर रेंज देखो, कौन सी नंबर रेंज चाहिए। इसमें से वो नंबर रेंज देखो जो ज़्यादा हो और क्रिएटेड ना हो सर्वर पे। ऐसा मत देखना कि 212 से है और 213 तक है, तो ये बहुत कम है, ऐसा नहीं देखना। आपको कैसे नंबर रेंज देखनी है जिसमें ज़्यादा चीज़ें हों, राइट। तो मैं ले लेता हूँ जैसे ये भी काफ़ी लंबा रेंज है, NF। तो देखो 100190 से इतने तक है, काफ़ी लंबी नंबर रेंज है। तो NF नंबर रेंज याद रखना, NF।
अब इसके से बाहर आ जाते हैं। बाकी इसके लिए देखो हम लोग हमेशा स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोड बने हुए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे अब ग्रुपिंग है जो बनेंगे। कौन कौन से लोग हैं वो, तो SPRO SAP रेफरेंस ING, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, ये रहा नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। और यहीं पे दिख जाएगा डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। इस पर क्लिक कर लो, न्यू एंट्री बना लो। अब अपने सर्वर पे कुछ एंट्री बना लो। तो सपोज मैं प्रिया के नाम से बना लेता हूँ, PRY1, PRY2, PRY3। तो ये लिख दिया मैंने डोमेस्टिक, ये हो गया इंटरनेशनल, और ये हो गया वन टाइम। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया PRY1 डोमेस्टिक कस्टमर, यहाँ पे PRY2 इंटरनेशनल कस्टमर, और यहाँ पे PRY3 वन टाइम कस्टमर। उसके बाद यहाँ पे नंबर रेंज डाल दिया NF, यही था ना NF वहाँ पे। हेलो NF ही था ना, हेलो NF ही था। ओके देन ये सेव कर दो, सेव हो गया। अब हम इनको असाइन कर देंगे दोनों को एक साथ। तो कैसे असाइन करते हैं, उसका प्रोसेस कुछ ये होता है, देखो ये इसका प्रोसेस हो गया असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे असाइन कैसे कर लेंगे, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, यहीं पे होगा मास्टर डेटा इंटीग्रेशन, ये रहा मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन, फील्ड असाइन फॉर इंटीग्रेशन, असाइन की, ये रहा फर्स्ट डिफाइन नंबर रेंज, असाइन डायरेक्शन टू BP। अब हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो इसी के अंदर पास होंगी। ओके तो जनरली जो हम SAP के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं वो एक सेकेंड ना, हाँ ये हमने बना दिए। अब हमने न्यू एंट्री करनी है और अपने ग्रुपिंग को असाइन करना है। तो हमारे ग्रुपिंग क्या है, PRY1, एक हो गया, PRY2 हो गया, PRY3 हो गया, एंटर मारो, हो गया। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप्स क्या थे, KML, यही बनाए थे ना हमने, KML1, यही थे। KML2, KML3, एंटर मारो देखो। तो डोमेस्टिक क्या आगे डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्या आगे इंटरनेशनल, वन टाइम टू वन टाइम, सेव करो, खत्म। अब इसके बाद BP सेम बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, कुछ भी चेंज नहीं, बड़ी ध्यान से देखना। BP बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, यहाँ पे जाओ। अब मैंने प्रिया के नाम से बनाया है तो मुझे प्रिया के नाम से यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। P से आ जाता है, मैं PR, ये रहा आ गया। नहीं अभी कैसे आ जाएगा, तो नीचे होगा ना। PRY1 डोमेस्टिक आ गया था वहाँ पे। नहीं PRY1 आना चाहिए, 1 ये नीचे होगा, वहाँ कैसे होगा। PRY, ये रहा ना, आ गया। हाँ अब आ गया ना, वो सबसे लास्ट में आ गया ना। तो ना ये यहाँ पे सर्च का इन्होंने बटन दिया नहीं है, वो एक ही करके करना पड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये रहा देखो, PRY डोमेस्टिक कस्टमर, इस पर डाल दो। अब यहाँ पे अपने कस्टमर सेलेक्ट कर लो, किस नाम से, मैंने बोला प्रिया ट्रेडर के नाम से। उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब डालना मैंडेटरी होता है, नहीं तो फिर वो भरता नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी आती है। तो मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली, स्टेट नंबर डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, जैसे कंट्री डाल दी, लैंग्वेज डाल दिया, राइट। यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है लैंग्वेज में इंग्लिश। अभी फिर पेमेंट ट्रांजेक्शन डालो, जैसे मैंने बताया था कुछ, बैंक अकाउंट नंबर,
देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो AP और AR में आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं दिखा होगा, दिखा आपको चेंज है? सेम ही है। कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब जनरली मैं रिकॉर्ड करता नहीं वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए फिर भी कर दिया ताकि कोई आपसे चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि इसमें सेव नहीं होता सब कुछ। अभी हमने सेव कर दिया देखो, तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर क्रिएटेड आ जाएगा। अब यहाँ से चेंज कर लो ये रहा। जब यहाँ से चेंज करते हो तो यहाँ पे सप्लायर, आपको सप्लायर लेना पड़ता है जनरली। जो पहले हम वेंडर लेते थे तो वहाँ पे सप्लायर ले लेना ये वाला। सप्लायर का मतलब होता है आप अपना परचेज से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पे परचेज डालोगे तो अभी परचेजिंग की डिटेल्स आ जाएगी। और अगर आप सप्लायर नहीं भी डाल रहे हो तो इसके बेस पे कुछ और भी डाल सकते हो जो आपको वहाँ पे चाहिए हो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सप्लायर की जगह डाल दिया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, कस्टमर आ गया, ये कस्टमर आ गया हमारा। अब जो हमारा कस्टमर होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है, देखो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम आने से तो आप कस्टमर भी डाल सकते हो। और भी आते हैं फिर देखो कस्टमर FIN, तो आप इस पर भी जा सकते हो कस्टमर FIN। तो जनरली मैं क्या बोलता हूँ, आप कब भी काम करते हो तो यहाँ पे कस्टमर FIN 332 ले लो। जहाँ पे आपने पहले FI वेंडर लिया होगा ना, वहाँ पे आप कस्टमर FIN 322 ले लो, यानी कि इसमें कंपनी कोड आ जाएगा। देखो कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो हमारी कंपनी का कोड क्या है, मैंने लिख दिया जैसे जॉब, इसका रिकन्सिलेशन अकाउंट यहीं पे क्लिक करोगे, देखो ये आ गया रिसीवेबल। अब ये तभी आएगा जब ये इंटीग्रेशन हुई होगी, नहीं तो आएगा नहीं ये रिसीवेबल डोमेस्टिक। देखो अब यहाँ से सेव कर दो, देखो बन गया हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो आ जी। गया, हाँ। आ गया। अब देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब इसका इन्वॉइस कैसा बनेगा, FB 60 से बना था परचेज का इन्वॉइस, FB 70 से बनता है सेल्स का इन्वॉइस। तो FB 70 डाल देना। 70 का मतलब हो गया कि आप जो बना रहे हो कस्टमर इन्वॉइस बना रहे हो, दिख रहा है ऊपर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर इन्वॉइस डाल देना, कस्टमर का नाम डाल दो कि कौन कस्टमर है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो कि मेरा ये कस्टमर है, इसके बेस पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप कोई से भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इतने सारे हम पे एक सेकंड है। जॉब ONN, पता नहीं किसी की कंपनी आ गई है। ये रहा, ये मैंने अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। डेट डाल दी, किस डेट को हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के साथ तो हम सेल ही करेंगे। अमाउंट डाल देंगे कितने रुपए की सेल कर रहे हैं, 8,900 रुपये की। यहाँ पे नरेशन लिख दो जैसे बीइंग टोल्ड गुड, क्योंकि कस्टमर के साथ सेल ही होती है। अब जहाँ पे पहले आपका परचेज डेबिट हो रहा था वहाँ पे सेल क्रेडिट होगी, तो अपना सेल्स का GL आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका सेल्स का GL हो। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा तो अपना सेल्स का GL यहाँ से चेक कर लो। अमाउंट डाल दो 8,900, जो भी ऊपर लिखा हुआ देखो, सॉरी 89,000। ये बन गई हमारी एंट्री। ये एंट्री क्या बनी है, ये बन रही है कि हमारा सेल क्रेडिट हो रही है, कस्टमर डेबिट हो रहा है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री पास हो गई। होल्ड कर लेने इस एंट्री को। जब ये बन जाएगी एंट्री, इसके बाद FB 50 में फिर से जाना है। अब पहले पैसे दे रहे थे FB 50 में, अब पैसे लेंगे कस्टमर से, तो लेंगे ना पैसे, तो जिसको डेबिट करना है यहाँ से डेबिट कर लो, जिसको क्रेडिट करना है क्रेडिट कर लो। अमाउंट डाल दो कितने रुपए का अमाउंट है, तो मैंने बोला 89,000 का अमाउंट है। देखो अब यहाँ पे कौन हो रहा है, आपका जो डेबिट हो रहा है वो कौन हो रहा है, डेबिट हो रही है कैश, क्योंकि पैसा हम पे आ रहा है। कैश डेबिट हो गया। कैश या बैंक, जिसमें भी पैसा आ रहा है, सपोज मैंने बैंक डेबिट कर दिया, और आ किसके थ्रू रहा है, कस्टमर के थ्रू। जो भी आपका कस्टमर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना, तो आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो AP और AR में कोई फ़र्क दिखा आप दोनों को? नहीं, सेम ही है। तो AP और AR तक की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कंप्लीट बता दी। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कई बार सामान ख़राब हो जाता है, तो जैसे परचेज रिटर्न करते हैं, राइट, सेल्स रिटर्न करते हैं,
तो FD60 में मैं दिखा देता हूँ मैं। जैसे परचेज रिटर्न करना है तो वेंडर कुछ नहीं करना, जहाँ पे इनवॉइस तो वहाँ पे क्रेडिट मेमो आ जाएगा, दिख रहा है? अच्छा बस ठीक है। जी बाकी वेंडर वही रहेगा, जिस वेंडर से हमने ख़रीदा था उसी को वापस कर रहे हैं। जिस डेट को वापस कर रहे हो वो डेट डाल देना, जितने रुपए का अमाउंट वापस कर रहे हो वो डाल देना। एक छोटी सी चीज़ चेंज होगी, जहाँ पे पहले, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज पे क्लिक करो, मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। जहाँ पे पहले एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखना, जब रिटर्न की एंट्री करोगे कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। मतलब जैसे यहाँ पे क्रेडिट मेमो कर दिया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, कब का है, डेट डाल दी, कब वापस कर रहे हो, कितने रुपए वापस कर रहे हो, वो सब डालने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे और क्या वापस कर रहे हो, भाई हम सामान वापस करें, मैंने बोला मुझे मशीन वापस करनी है। तो जब मशीन वापस होगी तो मशीन डेबिट की जगह क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट। क्योंकि पहले डेबिट हो रही थी, अब क्रेडिट हो जाएगी। बस ऐसे ही FB70 में भी पास होगी एंट्री। अगर आपको सेल्स रिटर्न की वापस करनी है तो FB70 में आ जाओ, यहाँ पे इनवॉइस की जगह क्रेडिट मेमो कर दो, सेम वही प्रोसेस। कस्टमर डाल दो, डेट डाल दो, अमाउंट डाल दो। तो मैं डाल देता हूँ, ये कस्टमर हो गया, ये डेट हो गई, यहाँ पे अमाउंट हो गया। अब क्या आपको वापस क्या आ रहा है, पहले तो आप दे रहे थे ना, आप सेल कर रहे हो तो सेल में तो सामान वापस आ रहा है। डेबिट क्या से वापस आ रहा है, फर्नीचर वापस आ रहा है। और जब फर्नीचर वापस हो रहा है तो क्रेडिट की जगह डेबिट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट डेबिट सेम आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया, मुझे तो आ गया। तो जर्नली FD60 और FD70 दोनों सेम है, टी कोड का फ़र्क है बस। नहीं तो वेंडर की जगह सिर्फ कस्टमर करना है आपने। डोमेस्टिक इंटरनेशनल वन टाइम सेम रहेगा, नंबर रेंज सेम रहेगी, ग्रुपिंग सेम रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर है नहीं। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी आ गया। जी आ समझ। गया। ओके, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। SAP के अंदर आपके 50% का कोर्स यहाँ तक कंप्लीट है। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट ख़त्म है, नहीं सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट ख़त्म है। अब आपके बचेंगे इम्प्लीमेंटेशन वाले टॉपिक, जिसमें TDS, GST, बैंक रिकन्सिलेशन, कंट्रोलिंग, बजटिंग, चार्ट ऑफ अकाउंट, मतलब जो लेंथी टॉपिक्स आएंगे, इंटीग्रेशन, एसेट्स अकाउंटिंग, कैश जर्नल, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। तो बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हमने AP और AR तक ख़त्म कर लिया, समझ में आया? हाँ जी। जी ओके, तो अभी आप क्या करना, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। क्योंकि जब आपका 50% ख़त्म होता है तो सबसे पहले तो एक मेल जाती है कि हमारा 50% ख़त्म है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है कि हाँ बच्चों ने पढ़ा है, उनका ख़त्म हुआ तो उनका टेस्ट लो, वो टेस्ट मैं लूँगा। अब आप लोग ये बताओ, आप टेस्ट की डेट कौन सी रख रहे हो? क्योंकि मैं तो फिर बोल दूँगा इस दिन है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप लोग अपना प्रैक्टिस देखो, टेक्स्ट की डेट बताओ कब तक रखना चाहते हो आप लोग? नेक्स्ट वीक। ठीक है, कल परसों में तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता हो पाएगा। कल परसों में हो जाएगा क्या राजेश की? नहीं हो पाएगा। हाँ जी, वो नेक्स्ट वीक ही देख लीजिए आप। फ्राइडे, फ्राइडे तो नहीं, सैटरडे को देखिए। चलो ठीक है। देखो कल तो आपकी क्लास होगी ही नहीं, ठीक है? कल क्लास नहीं होगी। नहीं, आज क्लास दे दी ना, आज बैकअप अच्छा दे दिया, इसीलिए तो। अच्छा अच्छा तो ठीक है, तो आज, मतलब कल क्लास नहीं है ना? हाँ कल नहीं है मतलब, अब संडे को होगी क्लास। हाँ, संडे को क्लास होगी, इसीलिए मैंने आज आपको कल का बैकअप दे दिया। क्योंकि राजेश के भी कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, पूछ रहा था, तो मैंने बोला चलो क्लास ही कर लेते मैं हैं। तो सकता। तो अब आप लोग क्या करना, देखो अपनी तैयारी कर लो, ठीक है? और अब थोड़ा सा ना आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। कितना टाइम हो गया आपको एडमिशन लिए, कुछ पता है क्या? 2 महीने हो गए ना। हाँ, इस हिसाब से हाँ तो 2 महीने 4 हो महीने गए। में कोर्स ख़त्म होगा। हाँ जी। थोड़ा सा कोर्स खींचना पड़ेगा, खैर वो तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सा भी आप लोग ना कोशिश करो कि पुरानी चीज़ें पहले कंप्लीट हो जाएं। ओके, ठीक है। एक छोटा सा आपको एक काम करना है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ जी दिख रहा है। हाँ ठीक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया क्या? एक मिनट फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आप लोगों ने, फोटो भी खींच लेते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही एक मेल करनी है, बड़े ध्यान से देखना। ये हमारी एप्टॉन की मेल है, मेल आईडी है। ये मेरी मेल आईडी MIS एक्सपर्ट वाली, ये एप्टॉन की है। इन दोनों को टू में रखना, दोनों को टू में रखना। सब्जेक्ट में लिखना 50% कोर्स कंप्लीटेड, और फिर वहाँ पे लिखना नीचे कि डियर मैम आई हैव कंप्लीटेड सैफ फीको हाना 50% कोर्स अंडर, मेरा नाम डाल देना। और फिर नीचे अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर डालना। ये मेल आज आप कंप्लीट कर देना, बिकॉज ऑलरेडी वैसे तो हम पीछे हैं, बट फिर भी उनको पास मेल जाना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि आपका टेस्ट होगा, उसमें आपके मार्क्स आएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट कर लेना। ये मेल ज़रूर आज कर देना, बिकॉज आज क्लास हुई है तो उनको पता चलना चाहिए कि आज होगी, क्योंकि मैं तो अपने हैंड पे अभी कर दूंगा थोड़ी देर बाद कि मैंने इन दोनों का 50% करा दिया। तो फिर आप लोगों को भी जाती है मेल कि हाँ हमने कर लिया है अपनी तरफ से कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी ठीक है, ठीक अभी है। कर देते हैं सेकंड में। हाँ बाकी ये है कि कल आपका है नहीं, तो कल आपके पास पढ़ाई का पूरा टाइम है, प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी और उसके बाद अगर कोई डाउट वूट हो तो परसों संडे को फिर डाउट क्लास ही रख लेना, क्लास मत करना। क्योंकि जब आप नेक्स्ट सैटरडे संडे जब आप टेस्ट दोगे तो ऐसा ना हो कि हम आगे जा चुके हैं और फिर में उतने का टेस्ट फिर आपको प्रॉब्लम हो, तो वो कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, कि क्लास वेस्ट हो जाएगी वो वाले दिन की। फिर तो ठीक है। पूरी तैयारी कर लेना कि एक काम पहले हो जाए, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो गया तो उसके लिए आपके पास टाइम है, कल भी टाइम है, आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो, परसों भी टाइम है। ओके। हाँ जी ओके और कभी वीकेंड में अगर मुझे टाइम मिलता है ऐसे ही जैसे आज मिला और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं एक ऐसे ही क्लास कंडक्ट करवा दूंगा। ठीक है? ठीक कोई है। नहीं। ओके फिर आपके पास वीकेंड थोड़ा प्रैक्टिस के लिए होता है। ओके। हाँ जी तो ठीक है। मेल ज़रूर कर देना आज। हाँ ठीक है, इसको बस कर देंगे। चलो, ऐसा ही लिखना जैसे फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके चलो ओके ओके। ओ, बाकी वीडियो वैसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आपको चाहिए हो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। हाँ जी बाकी आप भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, शेयर कर। क्योंकि जैसे APS सेम AR वैसे ही उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी सर कर देना बेहतर रहेगा। हाँ वो तो बिल्कुल करेंगे आपके लिए करना ज़रूरी है। चलो और ओके। ये एक्सेल भी कर देना सर, इसमें कोड्स वगैरह हाँ दूसरे होंगे। डेफिनेटली। ओके हाँ जी ठीक है। थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय बाय।